स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू स्टडी IQ। दोस्तों, मेरा नाम है अंकित चौधरी। एक बार फिर से दिल्ली NCR में पोल्यूशन का लेवल सीवियर प्लस कैटेगरी में पहुंच गया है, जो सबसे खराब प्रदूषण का स्तर माना जाता है। और दिल्ली में फिर से स्टेज 4 ऑफ ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान उसको एक्टिवेट कर दिया गया है। क्या होता है ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान और स्टेज 4 में क्या क्या कदम उठा रही हैं गवर्नमेंट्स और एजेंसीज, हम उस सबको तो समझेंगे, बट कंडीशन अभी है क्या, थोड़ा वो रियलाइज कीजिए। AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स, जो सिटीज में एयर क्वालिटी और पोल्यूशन के लेवल को मेजर करता है, उसमें सबसे खराब स्टेज मानी जाती है 450 प्लस। तो जब AQI 450 प्लस उसके बियॉन्ड पहुंच जाता है तो इसे सीवियर प्लस कैटेगरी माना जाता है, कि मतलब प्रदूषण का स्तर अब सारे लेवल ब्रेक कर चुका है। दिल्ली इस समय कुछ ऐसे ही हालात से गुजर रही है, और सिर्फ दिल्ली नहीं, दिल्ली के आसपास का जो इलाका जिसे हम NCR कहते हैं, वहां पर पोल्यूशन लेवल सीवियर प्लस कैटेगरी में पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट ने संडे को गवर्नमेंट्स को और एजेंसीज को फटकार भी लगाई है कि अभी तक आप सो रहे थे, आपको पहले ही ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान की स्टेज 4 को एक्टिवेट कर देना चाहिए था, जब आपको नजर आ रहा था कि कंडीशन खराब होती चली जा रही है। इनफैक्ट दिल्ली और NCR के रीजन में स्कूल कॉलेजेस बंद करने की भी बात हो रही है, स्कूल्स को तो बंद कर ही दिया गया है। तो कंडीशन क्या बनी हुई है, क्या है ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान, चलिए थोड़ा उसको अंडरस्टैंड करते हैं। और इसके साथ साथ हम वीडियो के एंड में यह भी देखेंगे कि एक्चुअल में इस पोल्यूशन का असली कारण क्या है। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि दिवाली पे पटाखे जलाए गए हैं, इस वजह से पोल्यूशन हो रहा है। बहुत सारे लोगों को ऐसा लग रहा है कि दिल्ली में बड़े बड़े ट्रक्स, बसेस जो प्लाई करती है, उनकी वजह से पोल्यूशन हो रहा है। यह भी माना जाता है कि लोगों ने 2-2 3-3 गाड़ियां घरों में रखी हैं, तो दिल्ली में ट्रैफिक इतना ज्यादा, इस वजह से पोल्यूशन हो रहा है। बट एक्चुअल में स्टडीज क्या कहती हैं? क्या पराली की वजह से इतना पोल्यूशन हो रहा है, घरों में गाड़ियों की वजह से हो रहा है, या फिर रोड्स पे जो ट्रक्स चल रहे हैं उनकी वजह से हो रहा है? बहुत सारी फाइंडिंग्स ऐसी हैं जिन्हें सुनकर, जिन्हें देखकर शायद आप भी चौंक जाएंगे। तो पहले अगर हम बात करते हैं GRAP, ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान, ये होता क्या है? तो देखिए, ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान कुछ इमरजेंसी मेजर्स होते हैं जो तब लिए जाते हैं जब प्रदूषण का स्तर एक लेवल के बियॉन्ड चला जाता है, जिससे एयर क्वालिटी को और खराब होने से रोका जा सके। सो GRAP इज अ सेट ऑफ इमरजेंसी प्रोविजंस टू प्रिवेंट फर्दर डिटीरियोरेशन ऑफ एयर क्वालिटी इन दिल्ली NCR। अब आप सोचिए कि 450 से भी आगे चला गया है AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स, तो मतलब हवा कितनी ज्यादा खराब हो गई होगी। अब ये प्रदूषण का स्तर और ना बढ़े, इसी वजह से हमें कुछ एक्शंस लेने पड़ेंगे, कुछ कदम उठाने पड़ेंगे। उन्हीं एक्शंस को कहा जाता है आपका GRAP, ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान। ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने ही अप्रूव किया था, और 2017 से ये दिल्ली NCR में लगातार लागू किया जा रहा है। जब जब प्रदूषण का स्तर एक लेवल के बियॉन्ड चला जाता है तो ये एक्शन प्लान सामने आ जाता है। इनफैक्ट यहां पर 4 स्टेजेस हैं पोल्यूशन के लेवल को देखते हुए। जो स्टेज 4 होती है वो सबसे एंड स्टेज होती है, जब ये मान लिया जाता है कि प्रदूषण ने सारे लेवल ब्रेक कर दिए हैं। तो अब हम स्टेज 4 पर चल रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं दिल्ली NCR की इस टाइम हालत क्या है, क्योंकि बहुत सारे लोग पिछले 2-3 दिन से कंप्लेन कर रहे हैं कि ब्रीदिंग में इश्यूज आ रहे हैं, गले में खराश की प्रॉब्लम सामने आ रही है, और वो इसी वजह से है क्योंकि पोल्यूशन का लेवल बहुत बढ़ गया है। इनफैक्ट बाहर की बात तो छोड़िए, घरों में भी फॉगी जैसी सिचुएशन नजर आने लग गई है। अब इसकी स्टेजेस क्या है? तो यहां पर ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान की 4 स्टेजेस होती है। स्टेज 1 ये तब एक्टिव की जाती है जब एयर क्वालिटी पुअर कैटेगरी में हो जाती है। स्टेज 2 वेरी पुअर, स्टेज 3 सीवियर कैटेगरी, और स्टेज 4 जो अभी लागू की गई है फाइनली, दैट इज सीवियर प्लस। इसका मतलब यह है कि 450 के बियॉन्ड पहुंच गया है आपका एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI, जो सबसे खराब माना जाता है। ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान इंक्रीमेंटल मेजर होता है। इंक्रीमेंटल से मतलब यह है कि पहले जब पुअर एयर क्वालिटी होती है तो पहली स्टेज आती है, अगर उससे भी एयर क्वालिटी नहीं सुधरती है, वो पुअर से भी आगे चली जाती है, तो सेकंड स्टेज आती है, देन सीवियर एंड सीवियर प्लस में थर्ड और फोर्थ स्टेप लिया जाता है। और जब आप स्टेज 4 पर पहुंच जाते हैं, मतलब ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान की 4th स्टेज पर जब आप हैं,
तो इसका मतलब ये निकाला जाता है कि पिछली 3 स्टेजेस के जो मेजर्स हैं वो भी लगातार लागू किए जा रहे हैं, लेकिन उनसे भी कोई फर्क पड़ा नहीं है और इसी वजह से अब आपको 4th स्टेज को एक्टिव करना पड़ेगा। सो GRAP इज इंक्रीमेंटल, मीनिंग मेजर्स फ्रॉम प्रीवियस स्टेजेस कंटिन्यू टू अप्लाई। तो मतलब ये है, अगर हम 4th स्टेज में है तो पिछली 3 स्टेजेस में जो मेजर्स हमने लिए हैं वो बंद नहीं किए गए हैं, वो भी लगातार लागू किए जा रहे हैं, बट उनसे एयर क्वालिटी इंप्रूव हुई नहीं है और इसी वजह से हमें सबसे सीवियर कैटेगरी जो है वहां तक जाना पड़ता है। अब अभी हम 4th स्टेज पर क्यों पहुंचे हैं? तो संडे को दिन के समय दिल्ली में और एनसीआर में जो AQI था वो 441 पहुंच गया था। तो मतलब दिन के समय दोपहर तक दिल्ली एनसीआर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 440 पहुंच गया था और शाम होते होते इसने 450 का जो मार्क था उसको ब्रीच कर दिया और इसी वजह से स्टेज 4 का इंप्लीमेंटेशन जरूरी हो गया। इसके साथ साथ यह भी कहा जा रहा है कि स्टेज 4 इसलिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि आने वाले कुछ दिनों में जो एटमॉस्फेरिक कंडीशंस है, जो मीटरोलॉजिकल कंडीशंस है, वो कोई बहुत ज्यादा फेवरेबल नहीं है। इसका मतलब यह है कि आने वाले कुछ दिनों में एयर क्वालिटी इंप्रूव होने के चांसेस बहुत नेग्लिजिबल है, कम है, क्योंकि ठंड का समय शुरू हो गया है। हवा कोई बहुत ज्यादा तेजी से चल नहीं रही है। अगर हवा तेजी से चलती है तो इस प्रदूषण को अपने साथ बहाकर ले जाती है, बट क्योंकि हवा भी इतनी ज्यादा तेजी से नहीं चल रही है, इसके साथ साथ ठंड का टाइम शुरू हो गया और ठंड के टाइम क्या होता है, दिल्ली एनसीआर में जो हवा होती है, जो एयर होती है, वो भारी हो जाती है और नीचे की तरफ सेटल डाउन करती है, एक बेसन टोपोग्राफी बन जाती है। जब हवा नीचे की तरफ सेटल डाउन करेगी तो वो पर्टिकुलेट मैटर जैसे PM2.5 है, PM10 है, उसको ऊपर की तरफ रिलीज नहीं होने देगी, क्योंकि जब गर्मी होती है तो फिर कन्वेक्शन की वजह से ये पर्टिकुलेट मैटर, ये प्रदूषण जो है ये ऊपर की तरफ उठ जाता है। लेकिन क्योंकि अब सर्दी का समय शुरू हो गया, नवंबर का टाइम आ गया, दिसंबर अप्रोच कर रहे हैं, उस ठंड के सीजन की वजह से भी यहाँ बेसन टोपोग्राफी इस सारे जो आपके पर्टिकुलेट मैटर है या फिर आपकी हार्मफुल गैसेस है उनको ट्रैप कर लेती है और यहां पर आपको स्मॉग जैसी कंडीशंस देखने को मिल जाती है। लोगों को लग रहा है ये कोहरा नहीं है, दिस इज स्मॉग। फॉग के साथ ये पर्टिकुलेट मैटर और ये सारी हार्मफुल गैसेस जो है वो मिक्स हो गई है। दिल्ली इस समय या एनसीआर इस समय गैस चेंबर बनता हुआ नजर आ रहा है। इतना खराब इस समय हालात एक्चुअल में हो गए हैं। तो यहां पर अगले कुछ दिनों में हैवी फॉग, वेरिएबल विंड्स और अनफेवरेबल मीटरोलॉजिकल कंडीशंस, इस वजह से भी बहुत जरूरी हो गया है कि ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान की 4th स्टेज को एक्टिवेट किया जाए, जिससे हम इस पोल्यूशन के लेवल को रिड्यूस कर सकें। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट, जैसा मैंने आपसे कहा कि सुप्रीम कोर्ट हैज एम्फसाइज्ड द नीड फॉर प्रीएम्प्टिव स्टेप्स बिफोर पोल्यूशन लेवल रीच क्रिटिकल थ्रेशोल्ड। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर की जो गवर्नमेंट्स हैं, स्टेट गवर्नमेंट्स हैं और जो एजेंसीज है जिनके ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान को एक्टिवेट करने की, उनको भी फटकार लगाई है। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप प्रोएक्टिव होके क्यों कदम नहीं उठा रहे थे, आपने प्रीएम्प्टिव स्टेप्स क्यों नहीं लिए, आप क्यों वेट करते रहे कि 450 लेवल जंप हो जाएगा तभी हम एक्शंस लेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको लेकर भी एक कड़ा रुख जो है वो अपनाया है। अब रिस्ट्रिक्शंस क्या क्या है, अगर हम ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान की बात करते हैं तो यहां पर क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई। जब भी एयर क्वालिटी खराब होती है तो सबसे पहले जो हम लोगों के दिमाग में आता है दैट इज व्हीकुलर पोल्यूशन, कि जो व्हीकल्स फ्लाई कर रहे हैं, इन व्हीकल्स की वजह से, गाड़ियां जो चल रही हैं, ये ट्रक्स जो चल रहे हैं, इनकी वजह से प्रदूषण बढ़ रहा है, विच इज वन ऑफ द मेजर कॉज। और इसी वजह से सबसे पहले क्या है, रिस्ट्रिक्शंस ऑन व्हीकल्स। जो गाड़ियां हैं, जो ट्रक्स हैं, स्पेशली कमर्शियल व्हीकल्स हैं, उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं, लिमिटेशंस लगाई गई हैं। और वो लिमिटेशंस दिल्ली में एंट्री के ऊपर भी हैं कि कमर्शियल व्हीकल्स दिल्ली के अंदर एंटर नहीं होंगे। तो यहां पर क्या रिस्ट्रिक्शंस है, ट्रक एंट्री बैन, एंट्री ऑफ ट्रक ट्रैफिक इनटू दिल्ली स्टॉप। तो जो आपके कमर्शियल व्हीकल्स होते हैं जो डीजल इंजन से चलते हैं, उनके ऊपर पूरी तरीके से बैन लगा दिया गया, वो दिल्ली में एंटर नहीं करेंगे एक्सेप्ट फॉर ट्रक्स कैरिंग असेंशियल कमोडिटीज। तो असेंशियल कमोडिटीज जैसे आप गैस सप्लाई हो गई या फिर आपकी हेल्थ केयर से रिलेटेड कोई सप्लाई हो गई, मेडिसिन की सप्लाई हो गई, तो जो असेंशियल कमोडिटीज हैं, असेंशियल सर्विसेज हैं, अगर वो प्रोवाइड करने के लिए कोई ट्रक दिल्ली में एंटर करना चाह रहा है तो उसको अलाउ किया गया। अदरवाइज जितने भी कमर्शियल व्हीकल्स हैं, ट्रक्स हैं,
उनको बैन कर दिया गया, दिल्ली में वो एंटर नहीं कर पाएंगे। इसके साथ साथ कमर्शियल ट्रक्स के अलावा लाइट कमर्शियल व्हीकल्स भी होते हैं, जैसे टेम्पूज जिन्हें कहा जाता है, तो उनके ऊपर भी बैन लगा दिया गया। लाइट कमर्शियल व्हीकल्स रजिस्टर्ड आउटसाइड दिल्ली अदर देन ईवी, सीएनजी, BS6 डीजल आर नॉट परमिटेड टू एंटर द सिटी। तो मतलब लाइट कमर्शियल व्हीकल्स जो दिल्ली के बाहर रजिस्टर्ड नंबर्स हैं उनको भी बैन कर दिया गया, वो भी दिल्ली में एंटर नहीं कर पाएंगे। कुछ कैटेगरीज को एग्जेम्पशन दिया गया क्योंकि उनकी वजह से पोल्यूशन लेवल ज्यादा बढ़ता नहीं है, और वो है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, सीएनजी पे चलने वाले व्हीकल या फिर BS6 डीजल व्हीकल्स, तो इनको अलाउ किया गया। इनके अलावा किसी भी लाइट कमर्शियल व्हीकल को दिल्ली में एंटर नहीं करने दिया जाएगा। इसके साथ साथ डीजल व्हीकल्स जो दिल्ली में रजिस्टर्ड हैं उनके ऊपर भी बैन लगा दिया गया है। सो डीजल व्हीकल बैन, अ स्ट्रिक्ट बैन ऑन फ्लाइंग ऑफ दिल्ली रजिस्टर्ड BS4 एंड बिलो डीजल ऑपरेटेड मीडियम एंड हैवी गुड्स व्हीकल्स। तो दिल्ली के बाहर जो रजिस्टर्ड लाइट कमर्शियल व्हीकल्स हैं या फिर जो ट्रक्स हैं उनके ऊपर तो पूरी तरीके से बैन लगाया गया है। इसके साथ साथ जो दिल्ली में रजिस्टर्ड है, दिल्ली रजिस्टर्ड व्हीकल्स, उनके ऊपर भी बैन लगाया गया अगर वो BS4 या उसके बिलो कंप्लाइंट है। तो यहां पर इनके ऊपर भी दिल्ली के अंदर बैन लगा दिया गया। तो एक तरीके से जो कमर्शियल व्हीकल्स हैं जो एक मेजर सोर्स माने जाते हैं दिल्ली में पोल्यूशन के, उनके ऊपर पूरी तरीके से बैन लगाने की योजना जो है वो लागू की जा रही है। अनलेस एंड अनटिल वो कुछ क्राइटेरियाज को फुलफिल करते हैं तभी उनको अलाउ किया जाएगा। जैसे हमने देखा कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं या फिर सीएनजी पे चल रहे हैं या फिर BS6 उस पर चलते हैं तो वो अलाउ किए गए, अदरवाइज बैन लगा दिया गया। इसके साथ साथ एक और मेजर कॉज जो होती है दिल्ली में पोल्यूशन की या पोल्यूशन इंक्रीमेंट की, वो होती है कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलिशन एक्टिविटीज। दिल्ली में जितना कंस्ट्रक्शन होता है उसकी वजह से भी पर्टिकुलेट मैटर आपको एटमॉस्फेयर में बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। और मैं बात कर रहा हूं PM 2.5। PM 2.5 सबसे खतरनाक माना जाता है क्योंकि इसका साइज बहुत छोटा होता है और ये आपके लंग्स को पेनिट्रेट कर सकता है। तो मतलब ये आपके लंग्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है, उनको खराब कर सकता है। तो आपको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो सकती है PM 2.5 की। तो इसकी पेनिट्रेशन कैपेसिटी सबसे ज्यादा होती है और इसी वजह से हम इस पर सबसे ज्यादा फोकस भी करते हैं। तो यहां पर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज की अगर मैं बात करता हूं, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज के ऊपर कंप्लीट बैन लगाया गया। कौन कौन सी एक्टिविटीज बैन की गई हैं? सो ऑल कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलिशन एक्टिविटीज आर बैंड इंक्लूडिंग दोज फॉर पब्लिक प्रोजेक्ट्स सच एज हाईवेज, रोड्स, फ्लाईओवर्स, ओवरब्रिज, पावर ट्रांसमिशन एंड पाइपलाइंस। तो अगर गवर्नमेंट भी कोई कंस्ट्रक्शन कर रही है, किसी हाईवे का कंस्ट्रक्शन हो रहा है या फिर पाइपलाइंस बिछाई जा रही है या फिर ओवर ब्रिजेस बनाए जा रहे हैं, उनके ऊपर भी कंप्लीट बैन लगा दिया गया है। एक्सेप्शन सिर्फ ऐसे प्रोजेक्ट्स को दिया गया है जो नेशनल इंपॉर्टेंस के हैं, डिफेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सो एक्सेप्शंस आर मेड ओनली फॉर प्रोजेक्ट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, नेशनल सिक्योरिटी, डिफेंस एंड हेल्थ केयर। तो केवल ये 4 कैटेगरी के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको अलाउ किया गया और इसमें भी जो कंडीशंस सेट की गई हैं वो काफी स्ट्रिक्ट हैं, सब्जेक्ट टू स्ट्रिक्ट कंप्लायंस विद CND वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स एंड डस्ट कंट्रोल। तो जो वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स हैं वो इन प्रोजेक्ट्स के लिए भी काफी स्ट्रिक्ट मेंटेन किए जा रहे हैं और डस्ट कंट्रोल नॉर्म्स जो है वो भी फॉलो करने पड़ेंगे। इसके साथ साथ लोकल बॉडीज एंड दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमिटी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग स्ट्रिक्ट कंप्लायंस। तो यहां पर अकाउंटेबिलिटी भी इंश्योर की जा रही है। जो लोकल बॉडीज हैं दिल्ली NCR के रीजन में, इसके साथ साथ दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी जो है, इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, इनकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स की जा रही है कि ऊपर जो हमने कंडीशंस पढ़ी, ये बैन्स जो हमने पढ़े, इनको इन्फोर्स करना है, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। अगर ये इन बैन्स को इम्पोज नहीं करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट में इनकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स कर दी जाएगी। इसके साथ साथ अब ये बैन्स जो लगाए जा रहे हैं, इनमें जो स्कूल गोइंग चिल्ड्रन हैं उनकी हेल्थ को ध्यान में रखते हुए स्कूल में कुछ पर्टिकुलर क्लासेस को ऑनलाइन स्विच करने के लिए भी कहा गया है। तो यहां पर ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट करने को कहा गया है। NCR स्टेट गवर्नमेंट्स एंड दिल्ली गवर्नमेंट मे डिसाइड टू डिसकंटिन्यू फिजिकल क्लासेस फॉर स्टूडेंट्स अप टू क्लास 11। इनिशियली ये कहा गया था कि 9th क्लास तक के जितने बच्चे हैं उन सबकी क्लासेस ऑनलाइन स्विच कर दी जाए और फिजिकल क्लासेस बंद कर दी जाए। 10th और 12th के बच्चों की फिजिकल क्लासेस अलाउ की गई थी, वो इस वजह से क्योंकि वो बोर्ड क्लासेस होती है। बट
क्योंकि अब एयर पोल्यूशन इतना ज्यादा बढ़ता चला जा रहा है, और जब भी एयर क्वालिटी डिटीरियोरेट होती है, सबसे ज्यादा जो इंपैक्ट फेस करते हैं वो छोटे बच्चे और जो ओल्ड एज पीपल होते हैं वो करते हैं। प्लस जिन लोगों को पहले से ही ब्रीदिंग इश्यूज होते हैं, जैसे अस्थमा की प्रॉब्लम होती है, उनको इसका ज्यादा खामियाजा भुगतना पड़ता है, ज्यादा सीवियर इंपैक्ट उन पर पड़ता है। और इसी वजह से स्कूल्स को कंप्लीटली बंद करके ऑनलाइन मोड में स्विच करना, ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट करना, उसको लेकर भी डिस्कशंस चल रहे हैं। इनफैक्ट कुछ स्टेट्स ने एनसीआर में स्टार्ट कर भी दिया है। इसके साथ साथ हायर एजुकेशन की जब हम बात करें तो कॉलेज और अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में ऑल्सो भी क्लोज्ड और शिफ्टेड ऑनलाइन मोड। तो ये भी कहा जा रहा है अगले कुछ दिनों के लिए कॉलेजेस हैं, अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है जो हायर एजुकेशन इंपार्ट करते हैं, उनको भी ऑनलाइन मोड में शिफ्ट कर देना चाहिए। तो उसको लेकर भी डिस्कशंस चल रहे हैं। और ये सिर्फ दिल्ली में नहीं है, सिर्फ दिल्ली में नहीं है, पूरे एनसीआर रीजन में। जब मैं एनसीआर की बात करता हूं तो उत्तर प्रदेश का जो वेस्टर्न यूपी का इलाका है उसके 7 to 8 डिस्ट्रिक्ट्स में आ जाते हैं, हरियाणा का बहुत बड़ा इलाका आ जाता है, राजस्थान के कुछ डिस्ट्रिक्ट आ जाते हैं। तो इन सब रीजन्स में ही ये मेजर्स लेने की बात की जा रही है। डिसीजन ऑन स्कूल क्लोजर आर लेफ्ट टू स्टेट गवर्नमेंट अलाउइंग फॉर लोकलाइज्ड रिस्पॉन्सेज बेस्ड ऑन एयर क्वालिटी। तो यहाँ पर जो दिल्ली एनसीआर के रीजन में स्टेट गवर्नमेंट्स है उनको अलाउ कर दिया गया कि वो अपनी अपनी कंडीशंस को देखते हुए अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में एयर क्वालिटी का लेवल कितना है उसको देखते हुए ये डिसीजन ले सकते हैं कि स्कूल कॉलेजेस को पूरी तरीके से बंद करना है, ऑनलाइन मोड में स्विच करना है, या फिर कुछ सिलेक्टिव क्लासेस जो है उनके लिए ही ये एक्शन लेना है। तो यहां पर उनको एक तरीके से फ्लेक्सिबिलिटी ऑफर कर दी गई है। इसके साथ साथ स्टेट गवर्नमेंट्स, सेंट्रल गवर्नमेंट्स और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस, यहां पर भी जो लोग काम कर रहे हैं उनकी हेल्थ को ध्यान में रखते हुए यह भी प्रपोजल आ रहा है कि एटलीस्ट 50% जो वर्कर्स हैं उनसे कहा जाए कि आप वर्क फ्रॉम होम कर लीजिए और ऑल्टरनेट डेज पर उनको ऑफिसेज में बुलाया जाए, जिससे उनकी हेल्थ पर भी नेगेटिव इंप्लीकेशन ना हो। प्लस जो व्हीकुलर ट्रैफिक है, क्योंकि जब आप कम्यूट करते हैं अपने ऑफिस तक जाते हैं तो आप व्हीकल्स का इस्तेमाल करते हैं, तो व्हीकुलर ट्रैफिक जो है वो भी कम हो जाएगा, जिसकी वजह से पॉल्यूशन कंट्रोल किया जा सकता है। तो यहां पर प्राइवेट सेक्टर जो है, एनसीआर स्टेट गवर्नमेंट्स एंड दिल्ली गवर्नमेंट में डिसाइड टू अलाउ पब्लिक, म्युनिसिपल एंड प्राइवेट ऑफिसेज टू वर्क एट 50% स्ट्रेंथ। तो 50% जो वर्कर्स हैं उनको ऑफिस बुलाया जाए, नेक्स्ट डे नेक्स्ट 50% को बुलाया जाए। तो जैसे ऑड इवन स्कीम यूज की जाती है ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए, व्हीकुलर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए, कुछ उसी तरीके से ऑल्टरनेट डेज पर जो वर्कर्स हैं उनको बुलाया जाए, जिससे उनकी हेल्थ को भी प्रोटेक्ट किया जा सके और उसके साथ साथ व्हीकुलर पोल्यूशन जो है उसको भी कम किया जा सके। और ना केवल स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिस में ऐसा प्रपोजल आ रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिस में भी और प्राइवेट ऑफिस जो है उनके लिए भी ये प्रपोजल आया है। सो सेंट्रल गवर्नमेंट में मेक अप्रोप्रिएट डिसीजंस ऑन परमिटिंग वर्क फ्रॉम होम फॉर एम्प्लॉइज। Essential services, offices involved in emergency services, law and order and essential services are exempted from work from home directives। अब कुछ essential services है, जैसे अगर हम बात करते हैं लॉ एंड ऑर्डर के मेंटेनेंस की, पुलिसिंग जो फंक्शन है, अब पुलिस से आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो वर्क फ्रॉम होम करे। इसी वजह से जो essential सर्विसेज हैं उनके लिए ये डायरेक्टिव जो है ये नहीं है, बाकी सभी ऑफिस के लिए डायरेक्टिव है कि उन्हें एक्सप्लोर करनी चाहिए अपॉर्चुनिटीज की कैसे वर्क फ्रॉम होम का मॉडल लाया जा सकता है और जो हेल्थ केयर है उसको प्रोटेक्ट किया जा सकता है, व्हीकुलर पोल्यूशन जो है उसको रिड्यूस किया जा सकता है। और आने वाले कुछ दिनों में जब एयर क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगी तो दोबारा से लाइफ जो है वो नॉर्मल तरीके से लीड की जा सकती है। अब इसके अलावा और क्या क्या प्रपोजल्स आए हैं, इसके अलावा और क्या क्या किया जा सकता है। सो ऑड इवन स्कीम हमने पहले भी देखा है, दिल्ली में जब पोल्यूशन का लेवल एक स्तर से ज्यादा बढ़ जाता तो ऑड इवन स्कीम लागू कर दी जाती है, जहां पर अलग अलग डेज में अलग अलग नंबर की जो व्हीकल्स हैं उनको अप्लाई करने में अलाउ किया जाता है। तो यहां पर स्टेट गवर्नमेंट में कंसिडर इंप्लीमेंटिंग द ऑड इवन स्कीम। इसके साथ साथ कमर्शियल एक्टिविटी क्लोज कर दी जाए, तो अलग अलग रीजन्स में पोल्यूशन के लेवल को देखते हुए वहां पर कितनी कमर्शियल एक्टिविटी अलाउ करनी है उसको लेकर डिसीजंस लिए जाएंगे। पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, जो प्राइवेट ट्रांसपोर्टेशन है उसको डिमोटिवेट करने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन की जो फ्रीक्वेंसी है उसको बढ़ाया जाए, ये बात की जा रही है। जो मेट्रो की कनेक्टिविटी है उसको बढ़ाया जाए, जो मेट्रोस चलती हैं 5 मिनट के गैप पे
अगर या 7 मिनट के गैप पे चल रही हैं तो उस टाइम पीरियड को और रिड्यूस किया जाए। नंबर ऑफ बसेस दैट आर प्लाइंग ऑन अ पर्टिकुलर रूट उसको इंक्रीज किया जाए। तो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन की फ्रीक्वेंसी को और बढ़ाया जाए, जिससे जो कम्यूटर्स हैं, जो ऑफिस गोइंग वर्कर्स हैं, वो अपने पर्सनल व्हीकल को छोड़ के इस पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का यूज कर सके। उसको लेकर भी सजेशंस आ रहे हैं। इसके साथ साथ पार्किंग फीस को बढ़ा दिया जाए। अगर पार्किंग फीस बढ़ा दी जाएगी तो फिर लोग अपने व्हीकल्स इस्तेमाल नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि वो उतनी पार्किंग फीस पे नहीं करना चाहेंगे। तो एक तरीके से वर्कर जो कम्यूटर्स हैं उनको डिमोटिवेट किया जा रहा है कि वो अपने व्हीकल्स को छोड़े और पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन जो है उसका सहारा ले। तो इसी वजह से सारे मेजर्स जो है वो प्रपोज किए गए हैं। इसके अलावा क्योंकि एयर क्वालिटी इतनी ज्यादा खराब हो गई है, इसी वजह से हेल्थ एडवाइजरी भी जारी की जा रही है। स्पेशली जैसे मैं बात कर रहा था, स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स, ओल्ड एज पीपल और वो लोग जिनकी एक हिस्ट्री रही है रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स की, जैसे अस्थमा, उनके लिए सबसे ज्यादा सीवियर कंडीशन होती है। इनफैक्ट जो लोग बीमार होते हैं, जो पेशेंट्स होते हैं, उनके लिए ये जो एक दौर होता है, और हर साल की बात है, आपको दिल्ली एनसीआर में नवंबर दिसंबर में ऐसी कंडीशंस देखने को मिलती है, तो उनके लिए ये बड़ी सीवियर कंडीशन मानी जाती है। तो इसी वजह से ये कहा गया है कि जब तक जरूरी ना हो तब तक घर से बाहर ना निकले। यू मस्ट स्टे इंडोर, स्पेशली चिल्ड्रन, एल्डरली एंड दोज विद रेस्पिरेटरी, कार्डियोवास्कुलर और अदर क्रॉनिक डिजीजेस। तो जिनको पहले से ही हिस्ट्री रही है बीमारियों की, स्पेशली कार्डियोवास्कुलर मतलब हार्ट की प्रॉब्लम है या फिर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, उनके लिए हेल्थ एडवाइजरी जारी की गई है कि जब तक जरूरी ना हो आप घर से बाहर ना निकले। इसके साथ साथ अगर घर से बाहर निकलना भी पड़ रहा है, यू मस्ट यूज मास्क, और मास्क में भी जो रिकमेंड किया गया दैट इज N95 मास्क। तो ये सर्जिकल मास्क होते हैं N95 मास्क, जो यूज किए गए थे कोविड-19 के दौरान, वही मास्क जो हेल्थ केयर हमारे एक्सपर्ट्स हैं वो रिकमेंड कर रहे हैं कि उनको यूज किया जाना चाहिए। इसके साथ साथ जैसा मैंने आपसे कहा था कि ऐसा नहीं है कि घर के बाहर ही एयर क्वालिटी खराब है, वही हवा जो है वो आपके घरों में भी एंटर कर रही है। इनफैक्ट बहुत सारी वीडियोस आई हैं पिछले 2 दिनों में, जहां पर बहुत सारे लोगों ने अपने घरों की वीडियोस बना के डाली हैं, चाहे नोएडा हो गया, चाहे गुड़गांव हो गया, चाहे दिल्ली हो गया, जहां पर घर के अंदर ही आपको फॉगी कंडीशंस देखने को मिल रहे हैं। दैट इज नॉट फॉग, वो स्मॉग है, वो प्रदूषण है, वो पोल्यूशन है। तो इसी वजह से एयर प्यूरिफायर्स जो है वो भी रिकमेंड किए गए हैं। यूज एयर प्यूरिफायर्स इंडोर्स टू इंप्रूव द इंडोर एयर क्वालिटी। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप घर में हैं तो कोई बहुत ज्यादा बेटर है एयर क्वालिटी, हाँ अगर आप बाहर से कंपेयर करेंगे तो बेटर है, बट ओवरऑल वहां पर भी डिटीरियरेशन देखने को मिल रहा है। इस वजह से एयर प्यूरिफायर्स जो है वो भी रिकमेंड किए जा रहे हैं। सीक मेडिकल हेल्प, अगर आपकी प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ती है, खांसने की समस्या ज्यादा बढ़ जाती है, अगर आपको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम ज्यादा हो रही है, देन यू मस्ट कंसल्ट अ मेडिकल प्रैक्टिशनर, आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। सो इफ एक्सपीरियंसिंग ब्रीदिंग डिफिकल्टीज और अदर हेल्थ इश्यूज, सीक मेडिकल अटेंशन प्रॉम्प्टली। एंड इनफैक्ट मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से भी एक बात बता सकता हूँ। जब पिछले 3 साल से मैंने दिल्ली में कम्यूट करना शुरू किया, अपने ऑफिस जाना शुरू किया, तो एक दौर ऐसा था जब मुझे रियलाइजेशन नहीं हुआ कि मेरा गला खराब हो जाता था। जैसे जैसे सर्दियां अप्रोच करती थी, मेरे गले में खराश की प्रॉब्लम हो जाती थी, बोलने में तकलीफ हुआ करती थी, एंड आई कुड नॉट कॉम्प्रिहेंड। मुझे लगा कि बीइंग अ टीचर, बीइंग अ फैकल्टी, हमारा बोलने का बहुत काम होता है, इस वजह से गला जो है हो सकता है चोक हो रहा हो, गले में प्रॉब्लम्स हो रही है। ग्रेजुअली 2 साल बाद आई रियलाइज कि ये प्रॉब्लम क्या है। इट वॉज बिकॉज ऑफ पोल्यूशन। जब आप बाहर जाते हैं, जब आप ट्रैवल करते हैं, वो सारी गंदी हवा जो है आप इनहेल कर रहे हैं, उसमें पर्टिकुलेट मैटर है, उसमें हार्मफुल गैसेज हैं, दैट इज अफेक्टिंग योर लंग्स, योर थ्रोट। तो ये वो प्रॉब्लम है। तो अगर आपको गले में प्रॉब्लम हो रही है, खराश की प्रॉब्लम हो रही है, खांसी हो रही है, डू नॉट टेक दैट लाइटली, इट इज बिकॉज ऑफ दिस पोल्यूशन। तो अवॉइड कीजिए जब तक बहुत नेसेसरी ना हो। कुछ दिनों में एयर क्वालिटी इंप्रूव होगी, उसके बाद यू कैन वेंचर आउट। इसके साथ साथ और क्या क्या किया जा सकता है उसको लेकर भी देखिए, 450 प्लस, ये तो सीवियर प्लस थ्रेशोल्ड है, जहां पर ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान स्टेज 4 लागू की जाती है। बट हमें इसका वेट नहीं करना चाहिए। अगर हमें दिख रहा है कि एयर क्वालिटी डिटेरियोरेट होती चली जा रही है, वो 400 के बियॉन्ड जा चुकी है, और आने वाले कुछ दिनों में कोई ऐसे चांसेस नहीं है, ऐसे सर्कमस्टांसेस नहीं है कि वो इंप्रूव करेगी, तो हम इस स्टेज 4 को पहले भी इन्फोर्स कर सकते हैं, इंप्लीमेंट कर सकते हैं। हमें थोड़ा प्रोएक्टिव होके स्टेप्स लेने पड़ेंगे। हमें पहले ही इस बात पर नजर रखनी पड़ेगी कि भाई एयर क्वालिटी डिटेरियोरेट हो रही है, आने वाले समय में क्या हमारी वेदर कंडीशंस बेटर होने वाली है,
क्या एयर क्वालिटी इंप्रूव होने के चांसेस हैं? अगर हमें दिख रहा है कि नहीं है तो फिर हमें 450 प्लस का भी वेट नहीं करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने भी यही बोला है दिल्ली एनसीआर में जो स्टेट गवर्नमेंट है और जो एजेंसीज है उनको। इसके साथ साथ 24/7 मॉनिटरिंग बहुत जरूरी हो गई है। आपको 24 घंटे एयर क्वालिटी को मॉनिटर करना चाहिए और एडवाइजरीज एडवांस में जारी की जानी चाहिए, जिससे पहले ही ऐसी सीवियर कंडीशंस के लिए हम प्रिपेयर हो सके। और ऐसा नहीं है कि ये जो सर्दियों का टाइम है जब एयर क्वालिटी बहुत खराब हो जाती है हमें तभी एक्शन लेना है। नाउ प्रदूषण का लेवल कुछ उस स्तर पे पहुंच गया है कि हमें पूरे साल 365 डेज ईयर राउंड एफर्ट लेने पड़ेंगे एयर क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए और पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए। तो अब ऐसा नहीं है कि हम वेट करें कि हाँ जब सर्दियों का टाइम आएगा एयर क्वालिटी खराब होगी, डिटीरियोरेट होगी, जब हेल्थ प्रॉब्लम्स आएंगी तभी हम एक्शंस लेंगे। अब हमें पूरे साल एक्शंस लेने पड़ेंगे इन ऑर्डर टू इंश्योर कि हेल्थ पर ये जो नेगेटिव इंप्लीकेशन हो रहा है स्पेशली बच्चे और जो हमारे बुजुर्ग हैं उनकी हेल्थ पर, उसको कर्ब किया जा सके, कंट्रोल किया जा सके। ठीक है, इसके साथ साथ और भी बहुत सारे एक्शंस जो है वो प्रपोज किए जा सकते हैं। सो व्हाइल जीआरएपी स्टेज 4 प्रोवाइड्स इमीडिएट रिलीफ, लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस इन्वॉल्विंग सस्टेनेबल अर्बन प्लानिंग। तो सस्टेनेबल अर्बन प्लानिंग जो है उसकी तरफ हमें जाना चाहिए। क्लीन एनर्जी एडॉप्शन, हमें रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, जैसे हम बात भी कर रहे थे कि भाई आप दिल्ली में ट्रक्स या लाइट कमर्शियल व्हीकल्स जो है जो डीजल इंजन पर चलते हैं उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं, बट सीएनजी व्हीकल्स उनको अलाउ किया गया। तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए अब कि हम रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी की तरफ जाएं, तेजी से उन्हें अडॉप्ट करने की कोशिश करें। और जो हमारे यहाँ गवर्नमेंट के इनिशिएटिव चल रहे हैं जहां पर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को अडॉप्ट किया जा रहा है उसको और ज्यादा प्रमोट किया जाए। इसके साथ साथ इंप्रूव पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो इंडिया में है वेस्टर्न कंट्रीज से अगर आप कंपेयर करते हैं, दैट इज पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को प्रेफर नहीं करते और वो इस वजह से, क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में हाइजीन की प्रॉब्लम हो जाती है, सेफ्टी के कंसर्न्स हैं। हमें उन कंसर्न्स को एड्रेस करना चाहिए जिससे से ज्यादा लोग पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को अडॉप्ट करें, पर्सनल व्हीकल्स का यूज कम हो और उसकी वजह से जो पोल्यूशन बढ़ता है उसको कर्ब किया जा सके, कंट्रोल किया जा सके। तो ये सारे कदम उठाना बहुत जरूरी होगा। लेकिन एज आई वाज सेइंग कि क्या सिर्फ जो बड़े बड़े ट्रक्स चलते हैं, जो लोगों के पर्सनल गाड़ियां हैं, क्या यही एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से दिल्ली में आप ऐसे सीवियर एयर पोल्यूशन जैसी कंडीशंस को एक्सपीरियंस कर रहे हैं? क्या यही एक कारण है? टेक्निकली रिपोर्ट्स क्या कहती हैं? तो यहां पर 2021 की एक रिपोर्ट है जिसको हम डिस्कस करेंगे। आपके लिए जानना बहुत जरूरी है कि पोल्यूशन की मेजर कॉजेज क्या हैं, क्योंकि जब तक इंफॉर्मेशन लोगों के पास पहुंचेगी नहीं तब तक हम प्रोएक्टिव स्टेप्स नहीं ले पाएंगे, हम करेक्ट मेजर्स नहीं ले पाएंगे। तो क्या केवल ये जो पर्सनल व्हीकल्स हैं इन्हीं की वजह से प्रॉब्लम है, गाड़ियों की वजह से प्रॉब्लम है, कमर्शियल व्हीकल्स की वजह से प्रॉब्लम है, या फिर ये एक ब्रॉडर प्रॉब्लम है? क्या क्या मेजर सोर्सेज ऑफ पोल्यूशन है, ना केवल दिल्ली में बल्कि एक्सटेंडेड एनसीआर रीजन में? चलिए थोड़ा उसको भी एनालाइज करते हैं। 2021 में द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट टीरी, इसकी एक रिपोर्ट आई थी जिस रिपोर्ट में यह बताया गया था कि दिल्ली एनसीआर में सोर्सेज ऑफ पोल्यूशन क्या क्या है, और इसको कहा जाता है एमिशन इन्वेंट्री। एमिशन इन्वेंट्री ऐसी रिपोर्ट्स होती हैं जो ये बताती हैं कि किसी पर्टिकुलर रीजन में, किसी पर्टिकुलर सिटी में, किसी पर्टिकुलर एरिया में पोल्यूशन के मेजर सोर्सेज क्या क्या है। तो टीरी ने 2021 में एक एमिशन इन्वेंट्री कंपाइल की थी जिसमें यह बताया गया था कि रिसेंटली, मतलब रिसेंट ईयर्स में क्या क्या ऐसे कारण रहे हैं जिस वजह से एयर पोल्यूशन दिल्ली एनसीआर में डिटीरियोरेट हो रहा है। अब यहां पर इस रिपोर्ट में दिल्ली के लिए अलग सोर्सेज और जो ब्रॉडर एनसीआर रीजन है उसमें क्या क्या कॉजेज हैं पोल्यूशन की, उनको अलग से एम्फेसाइज किया गया था। तो यहां पर दिल्ली स्पेसिफिक पोल्यूशन की कॉजेज और एनसीआर में क्या क्या स्पेसिफिक पोल्यूशन की कॉजेज हैं वो बताया गया। तो चलिए थोड़ा उसको समझते हैं। सो दिस रिपोर्ट, एन एमिशन इन्वेंट्री क्वांटिफाइज pollutant emissions from various sources in a specific area or a given period of time.
TERI's 2021 report provides crucial insights into Delhi NCR's pollution landscape. और ये एक डेटा ड्रिवन एनालिसिस है, ऐसा नहीं है कि यहां पर ऊपर ऊपर से बातचीत की गई है, ये डेटा ड्रिवन एनालिसिस है जहां पर बताया गया है कि मेजर कॉजेज क्या क्या है। इसके साथ साथ ये डेटा गवर्नमेंट एजेंसीज के लिए भी बड़ा हेल्पफुल होता है, क्योंकि वो जो मेजर्स लेते हैं फिर वो एक्चुअल डेटा के बेसिस पर ले सकते हैं। तो यहां पर डेटा गैदर किया गया है, ये बताया गया है कि कितना एमिशन हो रहा है, किस सोर्स की वजह से हो रहा है, और ये हेल्प करेगा गवर्नमेंट की इन फॉर्मिंग एप्रोप्रिएट एंड एक्यूरेट पॉलिसीज टू कंट्रोल एयर पोल्यूशन। और शायद आपको जान के थोड़ी हैरानी भी होगी कि किस वजह से पोल्यूशन ज्यादा हो रहा है। तो टीरी की रिपोर्ट की अगर मैं बात करूं, इट इज ऑब्वियस कि दिल्ली में व्हीकल्स they have emerged as the single largest contributor to most of Delhi's air pollutants. दिल्ली में जो प्रदूषण है उसके लिए अगर एक सिंगल लार्जेस्ट कॉज है, दैट इज व्हीकल्स। इस रिपोर्ट में इस बात को प्रोमिनेंटली हाईलाइट किया गया। लेकिन कौन से व्हीकल्स? तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात जो हमारे लिए समझना है वो गाड़ियां नहीं है, दैट इज टू व्हीलर्स, नोटेबली टू व्हीलर्स। जब भी हम ऑड इवन की बात करते हैं, जब भी हम बात करते हैं दिल्ली में जो व्हीकल्स चल रहे हैं उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाने की, तो ज्यादातर हम बात कर रहे होते हैं फोर व्हीलर्स की, हम बात करते हैं कमर्शियल व्हीकल्स की। अभी भी आपने देखा ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान स्टेज 4 में हमने कमर्शियल व्हीकल्स जो डीजल इंजन पे चलते हैं उनके ऊपर लिमिटेशंस लगाई हैं, हमने लाइट कमर्शियल व्हीकल के ऊपर लिमिटेशन लगाई, हमने डीजल व्हीकल्स के ऊपर लिमिटेशन लगाई। बट व्हाट अबाउट टू व्हीलर्स? टीरी की इस रिपोर्ट में 2021 की रिपोर्ट में हाईलाइट किया गया है, नोटेबली टू व्हीलर्स फॉर्म द लार्जेस्ट चंक ऑफ व्हीकुलर एमिशन। तो व्हीकुलर एमिशन दैट इज व्हीकल्स, ये सबसे बड़ा सोर्स ऑफ पोल्यूशन एंड पोल्यूटेंट्स है दिल्ली में। बट इसमें भी कौन से व्हीकल्स? सबसे ज्यादा टू व्हीलर्स, हाईलाइटिंग एन ऑफन ओवरलुक्ड सोर्स ऑफ पोल्यूशन। और आप देखिए जितनी डिबेट्स होती है, जितने डिस्कशंस होते हैं, जितने आर्टिकल्स आप पढ़ते हैं, वहां पर कार्स की बात की जा रही है, वहां पर डीजल व्हीकल्स की बात की जा रही है, वहां पर कमर्शियल व्हीकल्स की बात की जा रही है, ट्रक्स की बात की जा रही है, बट वी आर ओवरलुकिंग टू व्हीलर्स जो बहुत बड़ी मात्रा में दिल्ली में अप्लाई करते हैं। ये सिंगल लार्जेस्ट सोर्स है पोल्यूशन का व्हीकल्स में भी अगर आप बात करते हैं। सो दिस रेवोल्यूशन challenges the common perception and emphasizes the need for a comprehensive approach। तो अभी तक जो हम सोचते हैं ना और जो हमारा परसेप्शन रहा है व्हीकल्स को लेकर, ये उसे चैलेंज कर रहा है और ये एम्फेसाइज कर रहा है कि भाई एक कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच अपनाने की नीड अब पहले से कहीं ज्यादा बढ़ चुकी है, जिसमें टू व्हीलर्स पे भी लिमिटेशंस या रिस्ट्रिक्शंस जो है उनके बारे में हमें सोचना पड़ेगा। 47% PM 2.5 फ्रॉम व्हीकल्स। तो दिल्ली में जो पोल्यूशन के लिए सबसे बड़ा पोल्यूटेंट जिम्मेदार है दैट इज PM 2.5, इसका 47% व्हीकल्स की वजह से होता है। सो व्हीकल्स कंट्रीब्यूट नियरली हाफ ऑफ दिल्ली PM 2.5। और मैं आपको बता दूं जो 450 के बियॉन्ड AQI चला गया, इसमें सबसे बड़ा कारण बताया जाता है पार्टिकुलेट मैटर 2.5। ऑलमोस्ट हाफ ऑफ इट इज कमिंग फ्रॉम व्हीकल्स, और उन व्हीकल्स में भी टू व्हीलर्स ज्यादा बड़े जिम्मेदार हैं। आपने खुद इस रिपोर्ट में देख लिया, और इसी वजह से ये रिपोर्ट्स बहुत जरूरी हो जाती। जब तक हमारे पास ये डेटा नहीं था तब तक हम और व्हीकल्स को ब्लेम कर रहे थे। इस डेटा ने, हमारी आंखें खोली, इस डेटा ने रियलाइज करवाया कि भाई टू व्हीलर्स जो हैं उनके बारे में भी सोचना पड़ेगा, उन पे भी लिमिटेशंस लगानी पड़ेंगी अगर हम पोल्यूशन को कंट्रोल करना चाहते हैं। 78% नाइट्रोजन ऑक्साइड्स ये आ रही है व्हीकल्स से। 49% NMVOCs है आपकी नॉन मीथेन वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये भी एयर पोल्यूटेंट्स है। उसका ऑलमोस्ट 50% कहां से आ रहा है? व्हीकल से आ रहा है। तो दिल्ली की अगर आप बात करें, दिल्ली में जो प्रदूषण है, आधा प्रदूषण व्हीकल्स की वजह से। गाड़ी मतलब देखिए, अब बोलते हुए मेरे मुंह से भी निकल रहा है गाड़ी, क्योंकि वही एक परसेप्शन क्रिएट हो गया। तो आधा जो पोल्यूशन है वो व्हीकल्स की वजह से है, जिसमें भी टू व्हीलर्स ज्यादा बड़ी कॉज है, ज्यादा मेजर कॉज है। तो अगर हम इसे ब्रेक डाउन करें, तो अगर मैं टू व्हीलर्स की बात करता हूं, टू व्हीलर्स इट इज द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ PM 2.5, PM 10, सल्फर डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड।
तो कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करो, सल्फर डाइऑक्साइड की बात करो, पर्टिकुलर मैटर 10 और PM 2.5 जो सबसे खतरनाक है इनकी बात करो। PM 2.5 लंग्स तक पेनिट्रेट कर जाता है, आपके फेफड़ों को खराब करने में सबसे बड़ा हाथ इसका होता है। टू व्हीलर्स सबसे बड़े जिम्मेदार हैं। देन थ्री व्हीलर्स, दे आर द मेजर सोर्स ऑफ वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कार्बन, ये उसके मेजर सोर्स है। बसेस की अगर आप बात करेंगे तो नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है वो बसेस की वजह से सबसे ज्यादा रिलीज होता है। और कार्स, सिग्निफिकेंट बट लोअर कॉन्ट्रीब्यूशंस अक्रॉस पॉल्यूटेंट्स। आप देखिए कार्स जिनके बारे में सबसे ज्यादा बात की जाती है, जिन्हें सबसे ज्यादा ब्लेम किया जाता है, पोल्यूशन उनकी वजह से भी हो रहा है, काफी हो रहा है, बट अगर आप इन कैटेगरीज में बात करेंगे, सिग्निफिकेंट बट लोअर कॉन्ट्रीब्यूशंस अक्रॉस पॉल्यूटेंट्स। एंड दिस इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट। ये बहुत जरूरी है कि हम सबको इसकी जानकारी हो। ये बहुत जरूरी है कि गवर्नमेंट जब एक्शन प्लान्स बनाए, ये डेटा उनके पास होना चाहिए, तभी एक रियलिस्टिक एनालिसिस सामने आएगा। आप सोचिए, आप गाड़ियों पे बैन लगा रहे हैं बट टू व्हीलर्स पे बैन नहीं है। सबसे ज्यादा जो पोल्यूशन कॉज कर रहे हैं उन पर आपने बैन नहीं लगाया, तो चाहकर भी आप पोल्यूशन लेवल को उतना कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। आप एक्शन जरूर ले रहे हैं बट उस एक्शन की जो एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस है वो उतनी नहीं हो पाए। अब अगर आप बात करते हैं व्हीकल्स के अलावा दिल्ली में और कौन कौन सी मेजर कॉजेज हैं पोल्यूशन की अपार्ट फ्रॉम व्हीकल्स। व्हीकल्स पे तो हमने बात कर ली। While vehicles are the primary polluters, other sources significantly contribute in Delhi's air quality issues. Road dust emerges as the second largest contributor of 2.5. आप सड़कों पे चलते हैं, वहां पर आपने देखा होगा कितनी ज्यादा मिट्टी होती है, डस्ट होती है। PM 2.5 का दूसरा सबसे बड़ा कारण है रोड डस्ट। और ये रोड डस्ट जो है ये अलग अलग सोर्सेस से आ रही है, जैसे कंस्ट्रक्शन है, या फिर क्रशर्स हैं, या फिर डेमोलिशन ड्राइव जो चलाई जाती है, बिल्डिंग्स को गिराया जाता है या कंस्ट्रक्शन को तोड़ा जाता है, ये वहां से आ रही है वो सारी धूल मिट्टी। वेस्टर्न कंट्रीज और इंडिया को अगर आप कंपेयर करेंगे, एक बहुत बड़ा जो फर्क होता है जिसकी वजह से वहां पर पोल्यूशन कम होता है, दैट इज रोड डस्ट नहीं है वहां पर, लेकिन हमारे यहाँ बहुत बड़ी मात्रा में दिखती है। और ये सिर्फ इंडिया के साथ नहीं, जितनी डेवलपिंग या अंडर डेवलप्ड कंट्रीज है उनमें प्रॉब्लम आती है। जैसे जैसे आप ग्रो करते हैं, जैसे जैसे आप एक डेवलप कंट्री बनते हैं, वैसे वैसे प्रॉब्लम्स धीरे धीरे करके डिटीरियोरेट होती है, इन पे एक्शन लिया जाता है। सो रोड डस्ट सेकंड लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है PM 2.5 का, अकाउंटिंग फॉर 20% ऑफ द एमिशंस। तो मतलब टू व्हीलर्स जो है उन पे तो कंट्रोल लगाना है, उसके साथ साथ रोड डस्ट जो है इसका भी सोल्यूशन खोजना है। और आपने देखा होगा जो दिल्ली या दिल्ली के आसपास रीजन्स में रहते हैं, आपने एक चीज नोटिस की होगी कि जब ज्यादा पोल्यूशन होता है तो रोड के ऊपर पानी का छिड़काव किया जाता है, वाटर स्प्रिंकलर यूज किए जाते हैं, वाटर स्प्रे किया जाता है रोड्स के ऊपर, वो इसीलिए जिससे ये पर्टिकुलेट मैटर 2.5 जो है ये सेटल डाउन कर जाए, ये हवा में ना घुले। इनफैक्ट ये भी कहा जाता है, आपने सुना होगा, आमतौर पर ये कहा जाता है कि जब प्रदूषण का लेवल ज्यादा हो गया तो एक बारिश हो जाएगी तो पोल्यूशन लेवल कम आ जाएगा। क्यों? वो इसी वजह से, क्योंकि हवा में जो एरोसॉल्स हैं, PM 2.5 PM 10, इन्हें एरोसॉल भी कहा जाता है, धूल के कारण। तो ये जो एरोसॉल्स हैं जो आपको एटमॉस्फेयर में मिल रहे हैं, ये पानी में डिसॉल्व हो जाएंगे और ये नीचे की तरफ आकर सेटल डाउन हो जाएंगे। इसीलिए अभी भी अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे लोग ये बोल रहे होंगे कि एक बारिश हो जाएगी तो सब सही हो जाएगा। वो इसीलिए क्योंकि PM 2.5 PM 10 सबसे बड़े कॉन्ट्रीब्यूटर्स में से है पोल्यूशन को लेकर। इसके बाद आता है इंडस्ट्रियल एमिशंस। जो दिल्ली में इंडस्ट्री लगी हुई है उससे जो हार्मफुल गैसेस एमिट की जा रही है। हालांकि पिछले 2 साल में दिल्ली में जो इंडस्ट्रीज हैं, इंडस्ट्रीज जो पहले कोयले का इस्तेमाल कर रही थी, अब उनके ऊपर बैन लगा दिया गया है। बहुत सारी इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जिन्हें दिल्ली के जो रेजिडेंशियल एरियाज हैं उनसे बाहर शिफ्ट कर दिया गया है। इनफैक्ट दिल्ली के भी बाहर जाके वो इंडस्ट्रीज अब अप्लाई कर रही हैं, बट फिर भी जो दिल्ली के अंदर अभी भी इंडस्ट्रीज लगी हुई हैं, वहां पर जो LNG यूज हो रहा है, लिक्विफाइड नेचुरल गैस या पाइप नेचुरल गैस का यूज हो रहा है, उससे भी काफी पोल्यूशन जो है, काफी प्रदूषण जो है वो कॉज होता है। और ये भी एक लीडिंग कॉज है एयर पोल्यूशन की। तो अगर आप देखेंगे व्हीकल्स के बाद रोड डस्ट, सबसे पहले व्हीकल्स है, व्हीकल्स के बाद रोड डस्ट है, उसके बाद इंडस्ट्रियल पोल्यूशन है। हालांकि इंडस्ट्रियल पोल्यूशन के ऊपर काफी रोक लगाने की कोशिश की गई है, इंडस्ट्रीज को दिल्ली के बाहर शिफ्ट किया गया है। जो कोल का इस्तेमाल हो रहा था, कोयले का इस्तेमाल हो रहा था,
हीट के लिए, एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, उस पर रिस्ट्रिक्शंस लगा दी गई हैं 2022 के बाद। इसके साथ साथ बायोमास बर्निंग, बायोमास और बायोमास की अगर मैं बात करता हूं, इसके पीछे सोशियो इकोनॉमिक कॉजेज भी हैं। दिल्ली में जो बस्तियों का इलाका है, जहां पर गरीब तबका रहता है, दोज हु आर नॉट टू वेल टू डू, जिनके पास उतनी इकोनॉमिक रिसोर्सेज नहीं है, वो मजबूर हो जाते हैं कि उन्हें फ्यूल वुड का इस्तेमाल करना पड़ता है, लकड़ी, और लकड़ी जलाकर वो चूल्हा जलाते हैं, गैस जलाते हैं। तो बायोमास बर्निंग जो है ना, वो केवल स्टबल बर्निंग की प्रॉब्लम नहीं है, जिसे हम हिंदी में कहते हैं पराली। आपने देखा होगा जब भी सर्दियों के टाइम पोल्यूशन ज्यादा होता है तो एक आ जाता है कि पंजाब में, हरियाणा में पराली जलाई जा रही है जिसकी वजह से पोल्यूशन हो गया। वो एक प्रोमिनेंट कॉज है, वो एक बड़ी कॉज है, लेकिन उसके अलावा भी दिल्ली में बायोमास बर्निंग इज अ प्रॉब्लम। और ये बायोमास बर्निंग जो दिल्ली में हो रही है, वो ऐसे एरियाज में ज्यादा हो रही है विच आर नॉट टू वेल टू डू, जहां पर गरीब तबका रहता है, जिसके पास सिलेंडर सप्लाई नहीं है, पाइप्ड गैस सप्लाई नहीं है, और उसको फ्यूल वुड के ऊपर रिलाय करना पड़ता है। वो लकड़ी जला के ही घर में खाना बना सकते हैं, चूल्हा जला सकते हैं। तो वो भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जिसको एड्रेस करना पड़ेगा। अब अगर आप देखें टॉप पीएम कंट्रीब्यूटर्स इन एनसीआर, अगर मैं एनसीआर की बात करता हूं, चलिए अभी तक तो हम दिल्ली की बात कर रहे थे, अब अगर मैं एक्सटेंडेड रीजन की बात करता हूं एनसीआर की, तो यहां पर इंडस्ट्रीज, दिल्ली में हमने देखा था व्हीकल सबसे बड़ी कॉज थी, यहां पर इंडस्ट्रीज जो है वो सबसे बड़ी कॉज है। 41% PM10 इंडस्ट्रीज से हो रहा, 44% तक PM 2.5 वो इंडस्ट्रीज की वजह से रिलीज होता है। स्टोन क्रशर्स, जो बजरी वजरी बनाई जाती है, स्टोन क्रशर्स होते हैं, 22% PM10 और 19% PM 2.5 वो स्टोन क्रशर्स की वजह से रिलीज हो रहा है। एंड देन व्हीकल्स, तो दिल्ली में जहां व्हीकल सबसे बड़ी कॉज थी, और उसमें भी टू व्हीलर्स हमने देखा था। अगर मैं एक्सटेंडेड रीजन की बात करता हूं तो वहां पर इंडस्ट्रीज, स्टोन क्रशर्स, दो सबसे बड़े कॉजेज हैं। अगर इनके अलावा हम बात करते हैं कि इनके अलावा एनसीआर में पोल्यूशन के और क्या क्या बड़े कॉजेज हैं, तो पावर प्लांट्स, जहां से 46% तक सल्फर डाइऑक्साइड का एमिशन होता है। ट्रांसपोर्ट, 97% तक कार्बन मोनोऑक्साइड, ट्रांसपोर्ट जो है, मतलब जो आपकी गाड़ियां हैं उनके एग्जॉस्ट से जो गैसेस निकलती हैं, उसमें 97% तक कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। फिर वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो गए, और नाइट्रोजन ऑक्साइड 66%, और इसके बाद ऑफ कोर्स बायोमास बर्निंग। अब बायोमास जो है वो एक सीजनल कॉज भी है, क्योंकि जैसे हम बात कर रहे थे पराली की, स्टबल बर्निंग, तो स्टबल बर्निंग जो होती है, पराली जो जलाई जाती है, वो खरीफ सीजन जब खत्म हो जाता है उसके बाद जलाई जाती है, तो वो एक सीजनल कॉज भी है। बट जो मैंने आपसे अभी डिस्कस किया, फ्यूल वुड, घर में लकड़ी का इस्तेमाल किया जा रहा है चूल्हा जलाने के लिए, खाना बनाने के लिए, वो सीजनल कॉज नहीं है, वो 365 डेज चल रहा है। और इसी वजह से हम कह रहे थे कि पोल्यूशन को अगर आप कंट्रोल करना चाहते हैं, उसके ऊपर लिमिटेशंस लगाना चाहते हैं, तो बहुत जरूरी है कि 365 दिन दिल्ली में क्या हो रहा है, एनसीआर में क्या हो रहा है, उस पर नजर बनाकर रखी जाए और उसके सोल्यूशन खोजे जाए। सो अगर हम दिल्ली में पोल्यूशन की बात करते हैं, तो दिल्ली में ये जो पोल्यूशन है, ये प्रॉब्लम इवॉल्व हुई है। इवोल्यूशन से मेरा मतलब ये है, अभी तक हमने एक रिपोर्ट पे डिस्कशन किया कि 2021 में द एनर्जी रिसोर्स इंस्टीट्यूट, उसकी रिपोर्ट आती है और वो हमें बताती है कि क्या क्या मेजर कॉजेस थे। बट इससे पहले भी कुछ रिपोर्ट्स आई हैं, और उन रिपोर्ट्स ने भी हाईलाइट किया है कि दिल्ली एनसीआर में मेजर कॉज क्या रहते हैं पोल्यूशन के। अगर आप इन सभी रिपोर्ट्स को क्यूमुलेटिवली देखेंगे तो आपको समझ में आएगा 3 या 4 बड़े कारण हैं जो 2013-14 से ही बने हुए हैं। और अगर हमने 2013-14 से ही इस पर प्रोएक्टिवली काम किया होता तो आज 10-11 साल हो चुके हैं, हम इसको कंट्रोल कर सकते थे, हम कहीं ना कहीं ये पोल्यूशन का जो लेवल है इसको रिड्यूस कर सकते थे। खैर, अब इट इज हाई टाइम कि इन रिपोर्ट्स को कंसिडर किया जाए और प्रोएक्टिव एक्शंस लिए जाएं, जिससे नेक्स्ट ईयर से प्रॉब्लम इतनी बड़ी ना हो पाए। तो अगर मैं बात करता हूं 2013-14 की आईआईटी कानपुर की रिपोर्ट की, तो वहां पर इंडस्ट्रियल एमिशंस और रोड डस्ट वर द मेजर कंट्रीब्यूटर्स। तो 2013-14 की आईआईटी कानपुर की जो रिपोर्ट थी, उसमें यह हाईलाइट किया गया था कि इंडस्ट्रियल एमिशंस और रोड डस्ट ये 2 सबसे बड़े कॉजेस थे एयर पोल्यूशन। लेकिन उसके बाद अगर आप देखेंगे, इंडस्ट्रीज को दिल्ली के बाहर शिफ्ट किया गया है,
जो इंडस्ट्रीज दिल्ली में है भी, उनको पाइप्ड नेचुरल गैस जो है वो सप्लाई की जा रही है एनर्जी प्रोडक्शन के लिए। इसकी वजह से जो इंडस्ट्रियल पोल्यूशन है एज अ कॉज ऑफ पोल्यूशन विद इन दिल्ली वो कम हुआ। लेकिन हमने देखा एनसीआर में अभी भी वो सबसे बड़ा कॉज है। तो दिल्ली में तो प्रदूषण को कंट्रोल कर पाए हैं इंडस्ट्रीज को बाहर सेंड करके, बट एनसीआर में वो अभी भी सबसे बड़ा कॉज है। फिर 2016 में ही टीरी की एक रिपोर्ट आई थी, उसमें ट्रांसपोर्ट इमर्ज्ड एज द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर फॉर पीएम 2.5। 2016 की टीरी की रिपोर्ट में हाईलाइट किया गया था कि इंडस्ट्रियल पोल्यूशन के बाद, जब इंडस्ट्री धीरे धीरे करके हमने बाहर सेंड की, उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन जो है ये सबसे बड़ा कॉज बन गया फॉर पीएम 2.5। इसके बाद 2018 की सफर की रिपोर्ट आई, ट्रांसपोर्ट रिमेन द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ पीएम 2.5, डस्ट डोमिनेटेड पीएम 10। तो ये दो सबसे बड़े कॉजेस सामने हैं। और ऑफ कोर्स 2021 की रिपोर्ट, जिस पर हम अभी तक एम्फेसिस ले डाउन कर रहे हैं, व्हीकल्स आर द प्राइमरी सोर्स विद टू व्हीलर्स एज द मेजर कंट्रीब्यूटर्स। तो अगर आप देखेंगे, पहले इंडस्ट्री सबसे बड़ा कारण था, हमने इंडस्ट्रीज को दिल्ली के बाहर स्विच किया, लेकिन अब एनसीआर रीजन में वो सबसे बड़ा कारण बन गया। तो मतलब इंडस्ट्री एक बहुत बड़ा रीजन है, हमें कुछ ना कुछ एक्शंस लेने पड़ेंगे उस पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए। स्पेसिफिकली मैं बात कर रहा हूं पीएम 2.5। उसके बाद हमने देखा ट्रांसपोर्ट, अभी क्योंकि 450 पार हो गया है एक्यूआई, इसी वजह से ट्रांसपोर्ट पे हमारा ध्यान जा रहा है। जैसे ही वो नीचे आ जाएगा दोबारा सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, बट हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि आगे चल के दोबारा प्रॉब्लम सामने आएगी। और ऐसा नहीं है कि 450 पर जब पहुंचे एक्यूआई तभी हमें अलर्ट होना चाहिए। अगर वो 250-300 के पार भी पहुंच रहा है तब भी एयर क्वालिटी खराब ही है, और हमें उसके लिए थ्रू आउट द ईयर एक्शंस लेने पड़ेंगे। गवर्नमेंट को उसके लिए थ्रू आउट द ईयर एक्शंस लेने पड़ेंगे। फिर ट्रांसपोर्ट के साथ साथ रोड डस्ट, उसको लेकर एक्शन लेना पड़ेगा। और इसके साथ साथ जो अब टीरी की रिपोर्ट में सामने आया, टू व्हीलर्स, अभी तक जो हमारा फोकस रहता है वो किस पर रहता है? ट्रक्स पर रहता है, हमारा फोकस रहता है गाड़ियों पर, फोर व्हीलर्स पर। अब हमें कुछ ऐसी स्ट्रैटेजीज पर भी फोकस करना पड़ेगा जहां पर जो हमारे टू व्हीलर्स हैं उनकी वजह से जो पोल्यूशन हो रहा है उसको भी कर्व किया जाए। और इसके लिए एक सबसे बड़ा ऑल्टरनेटिव जो होता है वो है पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन। हमें वो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन की क्वालिटी और उस पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन की फ्रीक्वेंसी को बढ़ाना पड़ेगा, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग उसे अडॉप्ट करें, उसका इस्तेमाल करें। इसके साथ साथ जैसे मैंने बोला, एक और बहुत बड़ा चैलेंज बना हुआ है, दैट इज बायोमास बर्निंग। इसकी तरफ ध्यान देना पड़ेगा। पराली इज वन पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम, इट इज नॉट द इंटायर प्रॉब्लम। ऐसा नहीं है कि पराली ही एकमात्र समस्या है, नहीं, इट इज अ बिग प्रॉब्लम बट इट इज अ पार्ट ऑफ अ बिगर प्रॉब्लम। तो पराली जो है उसके ऊपर लिमिटेशंस होनी चाहिए, कंट्रोल होने चाहिए गवर्नमेंट के। हालांकि पराली जलाना इज इलीगल, लेकिन गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट के इस बैन को प्रॉपरली इंप्लीमेंट नहीं कराती। अब चाहे वो वोट बैंक की पॉलिटिक्स की वजह से नहीं कराती या फिर उसके पास रिसोर्सेज ही नहीं है, हमें उस पर भी सोच विचार करना पड़ेगा। इसके साथ साथ एक सोल्यूशन दिल्ली गवर्नमेंट ने अपनाया था, जहां पर एक सोल्यूशन तैयार किया गया था, जिस सोल्यूशन को अगर आप पराली के ऊपर डाल देते हैं तो धीरे धीरे करके वो डिकम्पोज हो जाती है, और वहां पर कोई बहुत ज्यादा खर्चा भी किसान का नहीं आएगा। तो गवर्नमेंट अपने एंड पर ये जो सोल्यूशंस है, केमिकल्स हैं, इनको अडॉप्ट कर सकती है और इन्हें डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है। किसान भी पराली इसलिए जलाता है क्योंकि वो चाहता है जल्दी से जल्दी उसकी लैंड क्लियर हो जाए और वो अपनी लैंड को रबी की फसल के लिए तैयार कर सके। अगर आप उसे एक ऑल्टरनेटिव प्रेजेंट करेंगे, अगर उसकी अवेयरनेस जनरेट करेंगे, तो धीरे धीरे करके आपको नजर आएगा कि किसान उसको भी अडॉप्ट करने लग जाए। तो यहाँ पर अवेयरनेस जनरेट करनी पड़ेगी, किसान की मदद करनी पड़ेगी, जिससे वो इन टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट कर पाए। इसके साथ साथ जब हम बात करते हैं बायोमास बर्निंग की, तो जैसा मैंने कहा, जो दिल्ली में स्लम्स हैं, ऐसे इलाके जहां पर एक गरीब तबका रहता है, जो सिलेंडर्स अफोर्ड नहीं कर सकता, जिनके पास पाइप्ड नेचुरल गैस कनेक्शन नहीं है, उनके लिए मजबूरी हो जाती है कि उन्हें इसे अडॉप्ट करना पड़ता है। तो उसके बारे में सोचना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि फ्यूलवुड यूज जो है दिल्ली के स्लम्स के इलाकों में, दैट इज 560 किलोग्राम पर ईयर। आप एक स्टार्क डिफरेंस देखिए, फ्यूलवुड का जो इस्तेमाल हो रहा है स्लम्स में और एलपीजी का जो यूज हो रहा है, उसके बीच में डिफरेंस देखिए आप। एवरेज पर कैपिटा कंजम्पशन 45 किलोग्राम पर ईयर, जहां पर एवरेज पर कैपिटा कंजम्पशन ऑफ फ्यूलवुड, मतलब लकड़ी जो जलाई जाती है, वो 560 किलोग्राम पर ईयर है।
वहीं पर अगर आप एलपीजी से उसे कंपेयर करेंगे, एलपीजी इज ओनली 45 किलोग्राम पर ईयर। और इसके पीछे दो बड़े कारण हैं। फर्स्ट एक्सेसिबिलिटी, सेकंड अफोर्डेबिलिटी। तो एक्सेसिबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी दोनों पे काम करना पड़ेगा अगर आप फ्यूल वुड जो है उसके यूज को रिड्यूस करना चाहते हैं, अगर आप डिमोटिवेट करना चाहते हैं गरीब जनता को कि वो उसको इस्तेमाल ना करें। सो वी विल ऑल्सो हैव टू थिंक अबाउट इट, उस पर भी स्टेप्स लेने पड़ेंगे। सो ओवरऑल अगर आप देखेंगे 4 या 5 बड़ी कॉजेज हैं पोल्यूटेंट्स की या दिल्ली एनसीआर में पोल्यूशन की। इंडस्ट्री, व्हीकल्स, रोड डस्ट। व्हीकल्स में भी अगर मैं बात करता हूं तो 2 व्हीलर्स, इसके साथ साथ सीजनली जो पराली बर्न की जाती है, पराली जलाई जाती है, स्टबल बर्निंग, और इसके साथ साथ फ्यूल वुड। गवर्नमेंट जो एक्शंस ले रही है थ्रू आउट द ईयर, वो एक्शंस लेने की नीड है। हमें वेट नहीं करना है कि कब एयर क्वालिटी इतनी खराब हो जाए कि वो 450 के बियॉन्ड चली जाए, वो इतनी खराब हो जाए कि लोगों को सांस लेने में प्रॉब्लम हो, गैस चेंबर बन जाए दिल्ली। हमें उसका वेट नहीं करना, हमें प्रोएक्टिव लेके स्टेप्स उठाने हैं जिससे हम उसे कंट्रोल कर पाए। और ये अवेयरनेस जितने ज्यादा लोगों में फैलेगी उतना हमारे लिए बेटर है, क्योंकि उतने ज्यादा लोग रियलाइज करेंगे कि वो अपने एंड पे क्या कर सकते हैं। हम सिर्फ गवर्नमेंट्स के ऊपर ही रिलाई नहीं कर सकते, हमें भी रिस्पॉन्सिबल बनना पड़ेगा, हमें भी पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को अडॉप्ट करना पड़ेगा, हमें भी इस बात पर ध्यान देना पड़ेगा कैसे हम एयर क्वालिटी को बेटर रख सकते हैं। तो जहां गवर्नमेंट की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बीइंग अ सिटीजन, बीइंग अ रेजिडेंट ऑफ दिस रीजन दिल्ली एनसीआर, उन लोगों को भी अपनी तरफ से कंट्रीब्यूशन के बारे में सोचना पड़ेगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ इसे जरूर शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंचना बहुत जरूरी है, जिससे लोग भी रियलाइज कर पाए कि वो क्या कर सकते हैं अपने एंड पर। इसके साथ साथ अगर आप एक यूपीएससी एस्पिरेंट है और आप अपनी यूपीएससी की तैयारी को और बेहतर करना चाहते हैं और इंप्रूव करना चाहते हैं, तो आप टेलीग्राम पर मेरे साथ जुड़ सकते हैं। मैं टेलीग्राम चैनल यहां पर आपको दे देता हूं, मेंस आंसर राइटिंग बाय अंकित सर। ये टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आप लोग मेरे साथ जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी में आगे बढ़ सकते हैं। ऐसी ही इंपॉर्टेंट और यूपीएससी स्पेसिफिक वीडियोस मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। ये वीडियोस आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर और यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगी, पूरी प्लेलिस्ट है, आप उसे एक्सेस कर सकते हैं। आपकी यूपीएससी की जर्नी में काफ़ी काम आएगी, स्पेशली मेन्स आंसर राइटिंग। तो वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं आपसे एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन, जय हिंद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।